नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुभव राय जी से। बहुत सारे मुद्दे हैं मार्केट में और पब्लिक के बीच में, स्कूलों को लेकर, स्कूलों की किताबों को लेकर, उनके क्रियाकलापों को लेकर। सीधा आपसे जो सवाल है वो ये है कि प्राइवेट स्कूल जनता को लूट रहे हैं किताबों के नाम पर या ड्रेस के नाम पर? देखिए, ये निश्चित तौर पे हम लोगों के प्रति एक इस तरह की भ्रांति समाज में बनी रहती है कि स्कूल मतलब एक लूट वाला, जैसा आपने नाम लिया तो लूटने का एक नाम दे दिया जाता है। पर मैं यही कहूँगा कि हम लोगों के प्रयास हमेशा से ये रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिले। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपने जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से भी इन्फॉर्म किया था कि आप हमें स्ट्रिक्ट एक मार्गदर्शन दिलवा दें। तो ये मार्गदर्शन अगर भोपाल से हो तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश पे काम करें और हम लोगों को ये उसमें लिखकर क्लियर हो जाए कि आप सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें चलाएंगे, अन्य किसी प्रकाशन की किताबें आपको नहीं लगानी हैं। तो मेरा मानना है कि सारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, क्या मतलब जो इसके अधीन हैं और नहीं भी हैं, ये सभी लोग बाध्य होंगे इसको मानने के कि हमें एनसीईआरटी की ही किताबें लगानी हैं, अन्य किसी प्रकाशन की किताबें नहीं लगानी हैं। पर आज डेट तक हमारे पास उसका कोई जवाब वहाँ नहीं आया। हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के माध्यम से भोपाल तक अपनी बात रखी थी, पर उस बारे में हम लोगों को आज डेट तक कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं मिला। पर फिर भी हमारे लगभग ज़्यादातर साथियों ने इस बार एनसीईआरटी कोर्सेज़ को इस्तेमाल करना प्रारंभ किया है। इसके अलावा कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें प्राइवेट पब्लिशर्स का यूज़ करना मजबूरी हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें उस उपलब्ध ही नहीं होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, जीके मोरल्स जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, आईटी की बुक्स हो गई। तो कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनकी नॉलेज हमें लगता है कि आज कंपटीशन के टाइम पे बच्चों को देना आवश्यक है, पर वो किताबें एनसीईआरटी में उपलब्ध ना होने के कारण ऐसा करना पड़ता है। अच्छा, एक और सवाल इसी आपके जवाब से निकल के आया है। बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जिनका पूरे वर्ष यूज नहीं होता है, ये अभिभावकों का आरोप है, और एक साथ उनके सारे जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं उनको भरवा दिए जाते हैं, जैसे मोरल या जीके या इस तरह की और सारी किताबें। तो मतलब ये केवल इसलिए होता है कि इनका कमीशन स्कूल वालों को लेना होता है? नहीं, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई कमीशन का काम होता है, इस वजह से ऐसी किताबें लगाई जाती हैं। हम लोग जितना भी कोर्सेस में किताबें लगाई जाती हैं वो सोच समझ के लगाई जाती हैं और बच्चों के इस्तेमाल या कुछ सीखने योग्य किताबें ही होती हैं। अब जिस तरह की बुक्स शायद आप बोल रहे हैं वो हैंड राइटिंग बुक्स हो सकती हैं जिनसे बच्चे कर्सिव राइटिंग वगैरह सीखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो बुक एक्सरसाइज बुक्स हो सकती हैं। तो ऐसी बुक्स का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए होता है कि टेक्स्ट बुक में अगर उनके पास क्वेश्चन आंसर्स नहीं हैं तो उनको प्रैक्टिस के लिए कुछ अलग से बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं, और वो भी मुझे लगता है कि बहुत कम ही स्कूल होंगे जो ऐसी बुक्स एडिशनली लगाते हैं। जैसे प्ले सेंटर में किताबों का कोई मतलब नहीं है बहुत सारी, लेकिन उसके बावजूद भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये तक की किताबें और कॉपियाँ प्ले सेंटर से लेके नर्सरी या फर्स्ट तक के बच्चों के लिए हो जाती हैं, जबकि बैगलेस एक कंसेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट होना बिल्कुल, इस बात से आपके मैं भी सहमत हूँ कि छोटी क्लासेस में हमें एक बैगलेस कंसेप्ट होना चाहिए, पर निश्चित तौर पे अभिभावकों की तरफ से भी अगर आप बैगलेस का कंसेप्ट है तो वो हर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाए, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि बैगलेस का कंसेप्ट जिन भी स्कूल्स में है, जैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने एक आध स्कूल का कहीं पे सुना है, तो उस स्कूल के पेरेंट्स को तो ये बात बड़ी मुश्किल से कन्विंस की गई कि आपके बैगलेस के बिना भी बच्चों को काफ़ी कुछ हम लोग सिखा सकते हैं। नहीं तो हकीकत ये है कि पेरेंट्स भी चाहता है कि भाई आज स्कूल में क्या, आज स्कूल में नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें तो नहीं चाहता, पर आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुई हम वो चीज़ देख सकें और हम बच्चों को वो प्रैक्टिस करवा सकें। तो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहता है आजकल हम लोगों के साथ शिक्षा व्यवस्था में, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी किताब ऐसी होती होगी, क्योंकि 4 से 5 किताबें ही नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में चलती हैं, और वो 4-5 किताबों में इंग्लिश हो गई, और इनका प्राइजेस भी मुझे लगता है कि सामान्य तौर पर 1000 के आसपास आ जानी चाहिए, 1000-1500 रुपये, और इससे अधिक की ये किताबें होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसे ड्रेस का भी है, ड्रेस भी आपको पर्टिकुलर, जैसे एक डॉक्टर है उसके मेडिकल बंधे हुए हैं जहाँ से उसका कमीशन है, इसी तरह से कुछ स्कूलों का है कि भाई वहाँ से ही ड्रेस लेनी है, क्योंकि एक ड्रेस से हमारा इतना हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ को। आप अभी भी जाएं और ज़्यादातर स्कूल्स जो मेरे संज्ञान में जितने भी हैं, आप अगर जाएंगे और मार्केट में पूछेंगे तो मार्केट में जो भी लोग ड्रेस का काम करते हैं उनके यहाँ आपको वो ड्रेसेस उपलब्ध हो जाएंगी, वो किसी भी स्कूल की हों। मेरे स्कूल की भी ड्रेसेस आपको कई काउंटर्स पर अवेलेबल हो जाएगी। अब एक बात इसमें ये ज़रूर रहती है, चाहे वो बुक्स हों चाहे वो किताबें हों, कौन व्यक्ति आप पे कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब आप सपोज़ करिए कि आपने अपनी लिस्ट प्रकाशित करके सभी को दे दी
कि आप स्कूल आइए, मुझसे जिसको भी मेरे स्कूल की किताबें रखनी है मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप रखिए। अब कौन आपके ऊपर कितना व्यय कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब सपोज करिए उसको एक्सपेक्टेशन हो कि आपके 50 ग्राहक हमारे पास आएंगे, तो वो 50 बच्चों के सेट मंगाए। अब वो किस क्लास के सेट मंगाए, तो ऐसी कन्फ्यूजन्स की वजह से कुछ ही सीमित दुकानदार होते हैं जो फिर भी शासन प्रशासन की तरफ से ये निर्देश हम लोगों को पहले पूर्व में मिले हैं कि आपका एक कोई काउंटर निश्चित नहीं होना चाहिए। तो हमेशा हम लोगों की किताबें जो उपलब्ध रहती हैं वो 2 से 3 काउंटर्स पे, 4 काउंटर्स पे। हम लोगों के प्रयास तो ये रहते हैं कि कोई भी रख ले, पर जो इंटरेस्टेड होता है वही उसको रखेगा। तो 2 से 3 काउंटर तो हर स्कूल के सुनिश्चित हो ही जाए। ड्रेस के लिए भी है, ड्रेस के लिए भी सिमिलर। हम लोग ड्रेस में हमें नहीं लगता कि किसी भी स्कूल का कोई व्यक्तिगत इंटरफेरेंस रहता है, ओपन मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी खरीद सकता है जाके वहाँ। कई स्कूल 2 कमरों में चल रहे हैं, वो इंटरनेशनल हैं और शहर में ही बहुत सारे हैं, तो क्या इंटरनेशनल स्कूल कोई भी लिख सकता है? नहीं, इंटरनेशनल स्कूल लिखना, देखिए किसी भी स्कूल को नाम देने के लिए आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते कि इंटरनेशनल। वहाँ की पढ़ाई के बेसिस पे भी कोई बोल सकता होगा या जिस भी आधार पे वो बोल रहे हो। दूसरा रहा 2 कमरों में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल 2 कमरों में संचालित हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कम से कम न्यूनतम 11 कमरे तो चाहिए अगर 8वीं तक का स्कूल किसी को चलाना है। और अभी चूँकि हम सभी लोगों के यहाँ मान्यताओं का सिलसिला चल रहा था, इस दौरान ये चीज़ बिल्कुल सभी को स्पष्ट समझ में आई है कि इन मान्यताओं में भी पोर्टल पे भी हम लोगों को अपने कक्ष, उनके फ़ोटो बिल्कुल उसके लोकेशन के माध्यम से दर्ज करने पड़े। तो ऐसा हमें नहीं लगता पूर्व में कभी रहा हो, तो मे भी संभव नहीं, अभी कुछ गांव है, हम लोग वहां गए थे, 2 कमरे का स्कूल है, उस पर इंटरनेशनल लिखा हुआ है। तो आप जो बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मान्यता का सिस्टम पॉलिटिकली प्रेशर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मान्यता का सिस्टम किसी भी तरह से पॉलिटिकल हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता तो हम लोगों की लड़ाई तो हर एक मान्यता के लिए थी। फिर हमारे जिले से एक भी मान्यता रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए थी। अगर मान्यता रिजेक्ट हुई है, मान्यताएं बिल्कुल डेफिनेटली रिजेक्ट हुई हैं, और रिजेक्ट हुई हैं तो कहीं ना कहीं उनके पेपर्स में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी ना किसी चीज़ में कोई कमी रही होगी जिसके कारण से वो रिजेक्ट हुई हैं। क्योंकि अगर ऐसे राजनीतिक तौर पे हो सकती होती तो सारी मान्यताएं जारी हो जानी चाहिए थी। तो ये जो 2 कमरे की बात है वो मतलब अफवाह है? बिल्कुल, मैं नहीं मानता कि आज के समय में 2 कमरे में कोई भी स्कूल चल सकता है, और हमारे अधिकारी जो इतने संवेदनशील हैं वो इस तरह से 2 कमरे में किसी को मान्यता दे सकते हैं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और आज के दौर में जब से ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई प्रक्रिया, बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप पोर्टल को उल्लू नहीं बना सकते। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है ये कि अधिकांश स्कूल अब इवेंट मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे लगातार इवेंट, भाई पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हो रही है, और जो शो है या सोशल मीडिया पे अपने आप को अपलोड करना, इस तरह से दिखाना, वो ज़्यादा हो गया। अपन थोड़ा सा अगर मतलब दतिया पे केंद्रित ना रहे हैं और आप अपन पूरे कंट्री पे अगर देखें, तो आप बड़े से बड़े स्कूल्स को देखेंगे तो एक कंसेप्ट आया था एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का। ये पूरा जो दिया हुआ है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का दिया हुआ है। हालांकि कई सारे स्कूल का अपन ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से डालने से वो प्रचार प्रसार में भी उनके काम आ जाता है, बट अपने स्कूल की गतिविधियों को दिखाना, लोगों तक पहुंचाना कि हम बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं। और मेरा मानना है इसमें किसी भी पेरेंट्स का कोई अत्यधिक व्यय कराना उद्देश्य नहीं होता। इसमें हम लोगों का उद्देश्य स्पष्ट रहता है कि हम बच्चों को अगर सिर्फ कॉपी किताबों से कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो वो शायद उतना इन्वॉल्व उसमें नहीं होगा, पर जब हम प्रैक्टिकली किसी एक्टिविटी में उसे इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो बच्चा जल्दी सीखता है। तो वो कारण जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है उसका मेन मोटिव, और उसमें बच्चों को जल्दी सिखाने के उद्देश्य से वो शायद एक्टिविटीज़ कराई जाती है। एक और बड़ा सवाल ये है कि प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक हैं तो कैसे तय करते हैं कि उन्हें क्या सैलरी हो और उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे? देखिए, प्राइवेट का मतलब भी हो जाता है प्राइवेट मॉड्यूल। अब जैसे कि अपन कोई भी कॉर्पोरेट्स में चले जाएं तो कॉर्पोरेट्स में भी कोई एक न्यूनतम तय नहीं रह सकता ऐसा कि आपकी सैलरीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ये लोगों की क्वालिटी के, उनकी क्वालिफ़िकेशंस के आधार पे तय किया जा सकता है कि हाँ भाई वो कितना अच्छा टीचर है, उस हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइड हो जाती है। तो हर जगह पे मुझे लगता है कि एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर दोनों फ्री होते हैं इस चीज़ को सोचने समझने के कि सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है, वो क्या क्वालिटीज़ रखता है अपने आप में, किस हिसाब से उसकी सैलरी होनी चाहिए, और उसी हिसाब से उसका वेतन तय कर दिया जाता है। और उसके फ्यूचर के लिए जैसे वो एक अपना बड़ा भाग आपके स्कूल में जैसे कोई 20 साल दे रहा है, बिल्कुल, तो फिर उसका फ्यूचर आगे क्या होगा भविष्य में? हाँ भाई, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है कि सभी लोग बाध्य होते हैं कि
टीचर्स का, अगर वो आपके पास जैसे टेम्परेरी, कंपनी की तरह। हाँ, अगर वो परमानेंट बेसिस पे रहते हैं तो गवर्नमेंट की पीएफ्स वगैरह की स्कीम है, जिनमें पीएफ्स अगर वो टीचर अपनी सैलरी से भी कुछ पोर्शन कटवाता है, कुछ एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देता है, और ये दोनों के पोर्शन से उनका पीएफ फंड जनरेट होता है। और इस पीएफ के बाद ये है कि अगर वो 60 साल के बाद जब रिटायरमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी लेगा तो भी उसको एक निश्चित तौर पे, भले ही वो एक फिलहाल के आज के नज़रिए से अपन देखें तो एक छोटी इनकम होती है, पर उसको कोई ना कोई पेंशन का प्रावधान उसमें है। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं प्राइवेट लोगों के लिए, वो एक्टिवेट स्कूल्स के लिए भी काम करती हैं। एक सवाल और आपसे ये है कि फीस कैसे तय हो कि कितनी लेनी है? देखिए, फीस के मापदंड तय करना हर एक स्कूल का व्यक्तिगत कार्य है, क्योंकि उन्हें कितनी जब बढ़ा सकते हैं, 10%, 20%? इसके लिए तो स्पष्ट प्रावधान है। अभी अभी हम लोगों का नया फीस अधिनियम जो आया है, अभी अभी पारित हुआ है जो लेटेस्ट, और इसमें अमेंडमेंट भी हो गया, मतलब ये पारित लास्ट ईयर हुआ था और इसमें अभी एक अमेंडमेंट भी आ गया कि जिन स्कूल की भी फीस 25,000 रुपये से नीचे है वो अपनी फीस में वृद्धि कर सकते हैं, और जिन स्कूल्स की फीस 25,000 से ऊपर है तो गवर्नमेंट का ये मानना था कि जिनकी फीस 25,000 से ऊपर है, इन लोगों को अगर 10% भी बढ़ता है या 10% से अधिक बढ़ता है तो वो लोगों पर अतिरिक्त बोझ हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी स्कूल की फीस 10,000 है और अगले साल वो 11,000 रुपये हो जाती है 10% या 12% बढ़ के, तो इसमें गवर्नमेंट का भी ऐसा मानना है कि लोगों पर कोई विशेष दबाव या विशेष परेशानी का सबब नहीं बनता। लेकिन ज़्यादातर जो बड़े स्कूल्स होते थे उनकी फीसेस को लेकर, जैसे हमने जबलपुर की कुछ घटनाएं देखी हैं, तो इसी वजह से वो फीस रेगुलेशन एक्ट आया और उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर 25,000 रुपये से फीस कम है तो आप अपनी फीसेस में वृद्धि कर सकते हैं अपने खर्चों के आधार पर, और अगर 25,000 से ऊपर है तो आप 10% से ऊपर वृद्धि नहीं कर सकते। सवाल आईटी को लेकर है। बहुत सारे विद्यालयों में आईटी के फर्जी बिल भी बनते हैं, मतलब हैं नहीं बच्चे लेकिन वो आईटी में उनको दर्ज करके, ऐसा कुछ है क्या प्राइवेट? असंभव, मैं बिल्कुल नहीं मानता ऐसा कहीं भी। ये भी अफवाह और भ्रम है ना, बिल्कुल भ्रम है। मैं आपको इसको भी स्पष्ट कर देता हूँ। आरटी का किसी भी विद्यालय पढ़ने वाला एक एक बच्चा, उसका आधार ऑथेंटिकेशन होता है, आधार सत्यापन बोलते हैं अपन इस चीज़ को, तो उनका जब तक बायोमेट्रिक नहीं लगेगा तब तक उस बच्चे का भुगतान उस स्कूल को ऐड नहीं होगा उसके पेमेंट पे। तो प्रपोजल जब स्कूल्स बनाते हैं तो या तो छोटे बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं, जो नर्सरी एलकेजी के हैं, उनके फिंगर्स नहीं आते तो उनका ओटीपी उनके पेरेंट्स तक जाता है, पेरेंट्स ओटीपी जब शेयर करेगा स्कूल को तभी वो बच्चे सत्यापित होंगे। और इनके अन्यत्र जो बच्चे हैं वो सारे 8वीं तक के पढ़ने वाले, उनके बायोमेट्रिक, कई बार ऐसा होता है कई स्कूलों के पास बच्चे अधिक हैं लेकिन उनमें से 5-7 बच्चों के मान लो फिंगर नहीं आए, तो आप ये समझ लीजिए उन 4-5 बच्चों का भुगतान नहीं होगा सरकार से जब तक कि बच्चों का बायोमेट्रिक्स नहीं। एक ही कैंपस में 2 स्कूल वाला भी मामला है। एक ही कैंपस में 2 स्कूल वाले मामले को भी मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। देखिए, हमारे प्रदेश में ऐसे कई स्कूल्स होंगे जो 2 शिफ्ट में चलते हैं। 2 शिफ्ट में स्कूल चलाने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनके पास एक बैच में पर्याप्त संसाधन नहीं हो, बच्चे ज़्यादा होने से वो दूसरे शिफ्ट में भी कर लें। और मेरा जो स्पष्ट कारण था वो ये था कि मेरा 2012 में स्कूल बाजार में चलता था, जो एक किराए की बिल्डिंग में होता था। लेकिन 2012 के बाद 2018-19 तक हम लोगों ने वहाँ अच्छे से संचालित किया। तब तक हमारा ये स्कूल यहाँ पर भी ठंडी सड़क पर चालू हो चुका था। इस बीच वहाँ के लैंडलॉर्ड ने उस बिल्डिंग को सेल कर दिया, उनसे विवाद के चलते अब ये सारे बच्चे जो आरटी में दर्ज थे ये उसी दिन उस आरटी से बाहर हो जाते, क्योंकि हम अगर सिंगल स्कूल यहाँ लेकर शिफ्ट कर जाते तो हमने विधिवत मान्यता लेते हुए वहाँ से स्कूल को यहाँ शिफ्ट किया। मान्यता अगले 2 बार अप्लाई करी हम लोगों ने, 3 साल की एक बार में मान्यता मिलती है, कोविड के समय में 1-2 साल के एक्सटेंशन भी हुए। तो लगभग अगर 6-7 साल से ये स्कूल चल रहा है तो बिल्कुल मान्यता लेकर वो स्कूल चलता रहा। और 2 शिफ्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी शासन प्रशासन या किसी भी नियम के खिलाफ है कि अगर हम एक ही प्रेमाइसिस में एक ही समिति 2 स्कूल रन करना चाहती है और पहली शिफ्ट उनकी सुबह की होती है और दूसरी शिफ्ट उनकी दोपहर की होती है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नियम विरुद्ध मुझे कहीं से नहीं लगता। और इसके लिए मैंने अपने डीपीसी महोदय को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराने के बाद उनसे एक पत्र भी मांगा कि आप इसमें हमें बताइए कि अगर भोपाल से कभी कोई नियम पारित हुआ हो कि एक ही प्रेमाइसिस में एक ही समिति 2 शिफ्टों में भैया 2 स्कूल नहीं चला सकती, तो आज डेट तक उनका किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला। 9th से लेके और 12वीं तक के बच्चे अब बाहर चले जाते हैं, उनका डमी एडमिशन होता है। कितनी सच्चाई है इसमें कि स्कूल डमी एडमिशन कर लेते हैं बाकी, और उसके बाद में फिर उनका जो क्रेडिट है वो लेने का प्रयास करते हैं कि मेरे यहाँ पढ़ा इसलिए मैं सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ये कई सारे स्कूल्स में ऐसा सुना है, मेरे भी संज्ञान में आया है, पर निश्चित तौर पे ये गलत है। अगर किसी बच्चे का एडमिशन स्कूल में रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे हो रहा है तो उसका स्कूल में अटेंडेंस होना अनिवार्य है।
उसकी 75% से अधिक अटेंडेंस होनी चाहिए, तो ही वो रेगुलर के लिए एलिजिबल है, अन्यथा वो एडमिशन प्राइवेट दिया जा सकता है। तो अगर कोई बच्चा स्कूल में रेगुलर है, अगर रेगुलर के तौर पे दर्ज है तो ये निश्चित तौर पे गलत है, और अभी तो सीबीएसई ने इस पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी दी हैं, और इस तरह के केसेस को उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर कोई बच्चा जैसे बाहर कोटा जाके तैयारी कर रहा है और स्कूल में उसका नाम रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे, तो ये बिल्कुल ही गलत। आपके संज्ञान में है ये बातें? मेरे संज्ञान में कुछ न्यूज़पेपर और ऐसी माध्यम से आई हैं, व्यक्तिगत संज्ञान में नहीं, एसोसिएशन के माध्यम से ऐसा है, एसोसिएशन के माध्यम से कई चर्चा हुई इस विषय। हाँ, इस विषय को हम लोग हमेशा पटल पे रखते हैं। हम लोग अपने अंदर बिल्कुल, हम लोग जब भी संगठन में बैठते हैं तो हम तो अपने हर एक संचालक से आपस में यही कहते हैं कि हम सभी लोगों को ईमानदारी से और सही तरीके से स्कूलों का संचालन करना है। हम लोगों का जो उद्देश्य है वो यही है कि एक अच्छा शिक्षित समाज बनाना और उसको सही तरीक़ों से इम्प्लीमेंट करना सारी पॉलिसीज़ को। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अगर हम लोगों ने एक जिम्मेदारी ली है बच्चों को शिक्षित करने की, तो वो जिम्मेदारी एक सही तरीके से निभाई जाए। उसको इस तरह से नहीं किया जाए कि आप बच्चों को डमी एडमिशन दे दें या किसी और तरह से कोई भी गलत कृत्य करें। तो ये करना हमारे ख्याल से बिल्कुल ही अनुचित है, और ऐसे किसी भी स्कूल का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन समर्थन भी नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनुभव राय जी, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। उनका सीधा कहना है कि किसी भी तरह की गैर नैतिक या अनैतिक गतिविधियों को संगठन प्रमोट नहीं करता है, और जो मुद्दे हैं उन्होंने खुलकर बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रम है स्कूल फीस को लेकर या ड्रेस को लेकर, उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद।